नजर आ रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर टकराव जारी है। विपक्ष लगातार सरकार से कई मुद्दों पर जवाब मांग रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार आगामी महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी बीच परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। हलचल इसलिए भी तेज हुई क्योंकि माना जा रहा है कि विशिष्ट सत्र आयोजित करने की तैयारी में है सरकार। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इन दोनों महत्वपूर्ण बिलों को संसद में पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। चर्चा है कि मानसून सत्र 13 अगस्त को खत्म होने के बाद संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बताया यह भी जा रहा है कि सरकार मानसून सत्र समाप्त होने के बाद तुरंत संसद का सत्रावसान नहीं करेगी, ताकि जरूरत पड़ने पर कम समय में विशेष सत्र बुलाया जा सके। अगर सरकार को दोनों सदनों में पर्याप्त समर्थन मिलता है तो 17 अगस्त से विशेष सत्र आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े बदलाव संविधान संशोधन के जरिए किए जाने हैं और ऐसे में इन विधेयकों को पास कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होगी। सरकार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 बहुमत का समर्थन जुटाना होगा। इसी कारण केंद्र सरकार विपक्षी दलों और क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत कर समर्थन हासिल करने में जुटी हुई है, कोशिश कर रही है। समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार भी मौजूद हैं। राकेश जी का बहुत स्वागत है। राकेश जी, एक और विपक्ष कह रहा है कि भाई अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं, उनके दर्शन के लिए उतावला हो रहा है विपक्ष। वो कह रहा है भाई दर्शन दे जाओ सदन में, हमें दर्शन आपके करने हैं, फिर बाकी चले जाना। समस्या एक तरफ ये है और दूसरी तरफ सरकार तैयारी कर रही है कि महत्वपूर्ण विधेयकों को अगर इस मानसून सत्र में पारित नहीं करा सकते हैं तो फिर विशेष सत्र की जुगाड़ करो। कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? सुनील जी नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है मुझे मौका दिया है इन विषयों पर बोलने के लिए या विषय पर पक्ष रखने के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो संसद का सत्र है वह सकारात्मक हो। बहस और विमर्श का जो प्लेटफॉर्म है संसद, जिस पे लाखों रुपए खर्च होते हैं पब्लिक के टैक्स पेयर के पैसे से, उसमें एक सकारात्मक बहस होनी चाहिए। विपक्ष की मांग पर सरकार को और सरकार की मांग पर विपक्ष को ध्यान देने की जरूरत है। और ये फैसले जो बहस और मशविरे हैं, विमर्श हैं, जो नैरेटिव्स हैं, उन पे बहस होने से यह जनता हित में होगा, जनहित में होगा। अगर हम पीछे की बातों को थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप राम मनोहर लोहिया के वांग्मय को देखें जो डॉक्टर मस्तराम कपूर ने लिखा है, तो आप देखेंगे उस वांग्मय में बहस जो स्वस्थ भारतीय संसद में बहस का, विमर्श का जो स्वस्थ परंपरा था वह कहीं ना कहीं आज के समय में विलुप्त सा हो गया है। ये गतिरोध सरकार की तरफ से भी और ये गतिरोध विपक्ष की तरफ से है और दोनों के गतिरोध की स्थिति में जनता कहीं ना कहीं घाटे में है और जनहित के मुद्दे कहीं ना कहीं दरकिनार हो रहे हैं। और इसी की वजह है कि आपने सुना होगा कि अभी जो पीछे आंदोलन हुआ उसमें लोग कहते हुए सुने गए, बड़े बड़े जो रणनीतिकार थे, कि अब जो है संसद के फैसले भी सड़क से होंगे, यानी संसद के फैसले सड़क से तय होंगे। तो अगर विपक्ष मुद्दों पर सरकार का पक्ष चाहती है, विपक्ष चाहता है, तो सरकार को भी जो तमाम मुद्दे हैं उन पे पक्ष रखने की जरूरत है और विपक्ष को भी तमाम जो सकारात्मक पक्ष है बहस और विमर्श के मुद्दों में उस पे जुड़ने की जरूरत है और एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करके जनहित के मुद्दों को संसद में सॉल्व करने की जरूरत है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये होना भी चाहिए और ये महत्वपूर्ण बात इसलिए भी हो रही थी क्योंकि सदन की जगह सड़क चुनी जा रही थी। सदन की जगह सड़क, समूचा विपक्ष सड़क पर रहा और अब संसद का परिसर है। संसद के परिसर में सुबह सत्र 11 बजे आहूत होता है, लेकिन पता चलता है कि 10 बजे से ही सभी सांसद अपना अपना गेटअप लेके सब पहुंच जाते हैं अपनी भूमिका अदा करने के लिए। ये सक्रियता, ये भूमिका सदन के अंदर रहे तो कुछ मुद्दे सॉल्व हों, लेकिन बाहर ज़्यादा एप्रिन पहनी जा रही है, बाहर बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लेके चला जा रहा है। तमाम बुजुर्ग हमारे सांसद हैं, वो भी बैनर लेके ऐसे चलते हैं। क्या करें, अब यही राजनीति रह गई है, अंदर बात रखी नहीं जा रही, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। यही कमोबेश स्थिति बनी हुई है अब तक। मैं ये समझना चाह रहा हूँ राकेश जी आपसे, ये एक तो परिसीमन वाला मामला और एक महिला आरक्षण बिल, ये दोनों मानसून सत्र में सरकार इन पर क्यों नहीं चर्चा कराने की तैयारी कर रही? या अब तक, चूंकि जब मानसून सत्र आयोजित हुआ था सर, उस समय ये आकलन किया जा रहा था कि देखो भाई सबसे महत्वपूर्ण विधेयक तो यही है और इसी कारण विपक्ष को तीखी मिर्ची लगी हुई है। विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले,
लेकिन 13 अगस्त तक तो सदन की व्यवस्था ही है जो दी गई है कि 13 अगस्त तक चलेगा। अब ऐसे में ये जो खबर आई कि सरकार विशेष सत्र आयोजित कराने की तैयारी कर रही है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? और आपको कुछ इसमें दिखी संभावना कि विशेष सत्र आयोजित होगा, मानसून सत्र नहीं? देखिए सुनील जी, जहां तक मेरा मानना है कि अभी जो मानसून सत्र शुरू हुआ उसमें एक महत्वपूर्ण विधेयक सदनों ने बहुमत से पारित कर दिया। पीछे जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ था उसमें पेपर लीक के जो मामले थे वो प्रभावी रूप से पूरे देश को प्रभावित कर रहे थे और उसमें लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा था और उनके सपने जो है कहीं ना कहीं दूषित हो रहे थे, प्रदूषित हो रहे थे। वैसे में सरकार ने एक अहम फैसला लिया और अहम फैसला लेकर के जो पेपर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले थे उसमें कड़ा कानून बना करके 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माना के प्रावधान को तय किया। मामला सारे मुद्दों पर सार्थक बहस की होनी चाहिए थी। संसद में विपक्ष, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो संसद जो विपक्ष को संसद में अपने सारे पक्ष, अपनी सारी बातें रखने की आजादी होती है और एक विमर्श खड़ा करके जनता और सरकार का ध्यान जो है जनता को अपने पक्ष में करने के लिए और सरकार को जो है जनता के पक्ष में करने के लिए एक मौका होता है। लेकिन हाल के वर्षों में इधर अगर हम 2 दशकों की राजनीति या संसदीय सत्र के दौरान की बातों को देखें तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर सकारात्मक बहस की जगह जो है नकारात्मक बहस ने ले लिया और नकारात्मक प्रदर्शनों ने ले लिया। तरह तरह के जो ड्रेस हैं उनके साथ प्रदर्शन, किसी भी कंस्ट्रक्टिव मुद्दे पे बातचीत नहीं होना, किसी भी कंस्ट्रक्टिव मुद्दे पे विमर्श नहीं होना, किसी भी मुद्दे पे बातचीत नहीं होने की वजह से एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो जनहित के खिलाफ है। परिसीमन बिल है, वह परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल है, वह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मसले हैं और इस जुड़े हुए मसले में जरूरत है संसद में एक कानून की और कानून के द्वारा जो है इसे पारित कराया जाने की। परिसीमन में सीटों की संख्या बढ़ाई जानी है। आपको पता होगा कि भारत के संविधान में यह दर्ज है कि आपको जनसंख्या के अनुपात में सीटों को निर्धारित करना है। 2021 में जनगणना होनी थी, जनगणना नहीं हुई और जब जनगणना होगी, आपको इससे पहले पता होगा कि जब जनसंख्या नीति 1971 में जब हम भारत में जनसंख्या की बात कर रहे थे तो उसमें एक संशोधन के द्वारा तय किया गया था कि 1971 के जनगणना के हिसाब से सीटों की संख्या सीमित रखी जाएगी, क्योंकि जिन राज्यों में फर्टिलिटी रेट या जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही, अगर हम उन्हें परिसीमन के मार्फत से प्रतिनिधित्व यानी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देंगे तो फिर उन्हें जो है गुनाहगार साबित करना होगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के उनके किए गए प्रयास पर पानी फेरने वाला कदम होगा। लेकिन यह 2026 में इस कानून का अंत हो रहा, तो ऐसी स्थिति में परिसीमन आवश्यक है, संवैधानिक आवश्यकता है देश की। लेकिन विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को, अपने राज्य की जनसंख्या के नियंत्रण में योगदान दिया है, घटा करके टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 से नीचे करते 1.8 तक लाया है, उन राज्यों को घाटा होगा, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। अमूमन आप देखते हैं कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर जो है 1 लोकसभा सीट निर्धारित होते हैं। वैसे में एक पक्ष यह देखना होगा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्य किए, सकारात्मक पहल किए, उन राज्यों को प्रतिनिधित्व के मामले में घाटा हो जाएगा, चाहे वह विधानमंडल हो या लोकसभा हो। तो यह मांग जायज है विपक्ष का, सरकार को इस पे सोचना हो कि कैसे इन्हें जो है कंपनसेट करें कि परिसीमन का उन्हें घाटा न मिले। महिला आरक्षण बिल की जहां तक बात है, महिला आरक्षण बिल की बात है तो आपको पता होगा कि किसी भी समाज के विकास में, चाहे वह राजनीतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, जब 50% की भागीदारी बराबर कंधा से कंधा मिलाकर के जब भागीदारी करेगा, तभी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के राजनीति तक का विकास होगा। महिलाओं के आरक्षण के 33% सीट जो है आरक्षित किए गए हैं इस महिला आरक्षण बिल में। ऐसा प्रावधान किया कि 2029 में हम इसे लागू करेंगे। मेरा तो मत है कि 50% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए, और क्योंकि बराबर की भागीदारी, पुरुष और महिलाओं की भागीदारी बराबर की है, 50% जो है सीटें आरक्षित होनी चाहिए। लेकिन चालाकी क्या होगी सुनील जी कि जो पुरुष होंगे वो अपने, जो आजकल आप राजनीति में देखते होंगे कि वही लोग चुनाव में भागीदारी कर पाते जिनके पास करोड़ों की संपत्ति और परिसंपत्ति होती है। सामान्य लोग चुनाव से काफी दूर हो गया है और आदर्श स्थिति अब चुनाव की नहीं रह गई है।
जी। मेरा तो मानना है कि अगर देश में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ानी है तो आपको चुनाव की प्रक्रिया में सुधार करनी होगी और न्यूनतम धन बल के आधार पर चुनाव की व्यवस्था को कायम करनी होगी। वैसी स्थिति में महिलाओं को आरक्षण देकर के संसद में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के बाद देश की तरक्की होगा, समाज की तरक्की होगा और एक वर्ग जो उपेक्षित है वह सशक्तिकरण के तराजू पर बराबर की स्थिति में आएगा। ठीक बात है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप धनबल बाहुबल के आधार पर टिकट का वितरण करेंगे, चेहरे चुनेंगे, तो फिर वो जनता के हित का कार्य क्या करेंगे? वो अपने ही कार्यों में संलिप्त रहेंगे, अपने बाहुबल को बढ़ाएंगे, अपने धनबल को बढ़ाएंगे। और होता भी ये चला है, ये भारत की राजनीति का सबसे स्याह अध्याय है, सबसे स्याह अध्याय। ये चैप्टर अभी भी जारी है, ये अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। तमाम लोग ऐसे बोले सत्ता में आते ही भाई साहब मुकदमे वापस हो गए, तमाम लोग ऐसे बोले सत्ता में आते ही साइकिल से चलते थे आज फॉर्च्यूनर में दौड़ रहे हैं, बोले जो कार से चलने की हैसियत नहीं थी वो आज चॉपर लेके चल रहे हैं। ये समस्या है। फिर उनसे जब पूछ लिया जाए कि भाई साहब ये कहाँ से आई संपत्ति, कौन किसने गिफ्ट की, तो पता चलता है कि अरे ये तो सब कार्यकर्ताओं की मेहरबानी है। सब जानती है दुनिया, सबको पता है किस कार्यकर्ता की क्या मेहरबानी है। खैर, देखना ये होगा कि मानसून सत्र में विपक्ष क्या रजामंद होता है चर्चा के लिए। क्या तैयारी सरकार की ये है कि इन दोनों विधेयकों को मानसून सत्र में ही आहूत करा लें, या जो सूत्र बता रहे हैं विशेष सत्र वाला मसला, वो विशेष सत्र भी आयोजित होगा क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर नज़र बनी रहेगी। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी तैयारियों के बीच जातीय समीकरणों को लेकर अब नई राजनीतिक जंग शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले में ब्राह्मण समाज को जोड़ने का संकेत दिया है, जिसके बाद बीजेपी की ओर से इस रणनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अब चुनावी मजबूरी में अपना समीकरण बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी पहले जिन वर्गों की राजनीति करती थी, अब उसी में नए समुदायों को जोड़कर अपना आधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। संजय निषाद ने यह भी दावा कर दिया कि समाजवादी पार्टी की पिछली सरकारों में गैर यादव, पिछड़े और कई अन्य समाजों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के दौरान कुछ खास वर्गों को ही प्राथमिकता दी गई और बाकी समाज खुद को उपेक्षित महसूस करता रहा। क्या कुछ कहना था। इस दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जमकर हमलावर थे और उन्होंने सदन की कार्यवाही में जब विघ्न पड़ा, तब सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, तब इस सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया और समाजवादी पार्टी पर जमकर सियासी तीर छोड़े। उधर अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वाला मामला लेके आए वो, और पीडीए को उन्होंने पीडी में पंडित बता दिया शॉर्ट फॉर्म में। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। तो जमकर बोले, लंबा बोले, बड़े बोले और उन्होंने यहां तक कह डाला ब्राह्मणों को लेकर कि भाई साहब, श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज ब्राह्मणों से हमारी दोस्ती उस तरह की है जैसे अनादिकाल में योगेश्वर श्री कृष्ण और सुदामा की हुआ करती थी। अब सवाल ये उठ गया कि सुदामा कौन है और श्री कृष्ण कौन है। दोस्ती ठीक है, लेकिन इसमें करेक्टर किसको जज किया जाए। और पीडीए में फिर बाकी लोगों का क्या होगा जो पिछड़ा और दलित है। जब पीडी में पीडी पंडित हो जाएगा तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए इसको लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है कि इनका पीडीए हर बार बदल जाता है क्या, हर बार तान लेते हैं, जैसा मर्जी वैसा फिट कर लेते हैं। राकेश कुमार जी हमारे साथ हैं। राकेश भाई, कैसे देखा जाए इसे? अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अब पीडी में पीडी जो है वो पंडित है।
देखिए, अगर पीडी में केवल पंडित, पी से केवल पंडित लेते हैं तो अखिलेश जी को फिर से घाटा है। क्योंकि पिछड़ा वर्ग कहाँ जाएगा? जिस पिछड़ा वर्ग की राजनीति वो करते हैं, खास करके यादव समाज की बात करते हैं, वैसे में पिछड़ा वर्ग को छोड़ करके केवल ब्राह्मण की राजनीति करना इनके लिए खतरनाक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब मायावती की सरकार बनी थी पीछे, तो मिश्रा जी हुआ करते थे और मिश्रा जी ने एक सोशल इंजीनियरिंग की थी। दलितों के साथ जो है ब्राह्मणों का वोट जोड़ा था और मायावती सरकार में आई थी। तो ठीक उसी तरह का कार्ड सोशल इंजीनियरिंग का उत्तर प्रदेश में खेलना चाहते हुए अखिलेश यादव, और उन्होंने पिछड़ा, दलित और जो अल्पसंख्यक का मामला है उसमें ब्राह्मण को जोड़ करके चाहते होंगे कि हम एक नया समीकरण बनाया, उस नए समीकरण में हमें जो है सोशल इंजीनियरिंग दिखेगा और सोशल इंजीनियरिंग के मार्फत से सत्ता प्राप्त करेंगे। यह एक नया इंजीनियरिंग का तरीका है जिसे जो है पीछे मिश्रा जी ने, जो कि मायावती के साथ जुड़े थे, जो कानपुर के रहने वाले थे, तो उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग का जरिया दिखाया था और मायावती को पुनः सत्ता प्राप्त कराने में एक उपलब्धि दिखाई थी। अखिलेश यादव जी के मन में भी बिल्कुल यही ख्याल आ रहा होगा, लेकिन क्या योगी जी या भाजपा इस समीकरण में जो ब्राह्मणों के साथ जुड़ाव है या अति पिछड़ों के साथ, सवर्णों के साथ और जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो मसला है, जिसमें सभी वर्गों को साधने की जो कवायद है या साध करके चलने की जो कवायद है योगी सरकार के, क्या उसमें सेंध लगाने देगी भाजपा? क्या इनके बयान से कुछ परिवर्तन होता दिखेगा? मुझे लगता है कि जब समाजवादी की सरकार होती है, समाजवादी पार्टी की, तो उस स्थिति में जो यादव जाति के लोग होते हैं वह प्रोमिनेंट हो जाते हैं। और कई बार तो कमीशन, जैसे जो लोक सेवा आयोग है उसका भी कहा जाता है कि इसका यादवनाइजेशन हो गया। सारे पुलिस सेवाओं में, सारे प्रशासनिक तंत्रों में, सारी राजनीतिक तंत्रों में एक यादवनाइजेशन, यानी यादव के जो लोग हैं, प्रतिनिधित्व है, वह कहीं ना कहीं सरचढ़ करके बोलता दिखता है। वैसी स्थिति में तो बाकी के जो पिछड़ा वर्ग है वह कहीं कहीं हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। तो बिहार में भी यही स्थिति आती है कि बिहार में आप देखोगे जब लालू जी की सरकार होती है थी तो यादव इतने डोमिनेंट होकर के उभरे थे कि बाकी के जो अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय थे, जो दलित और महादलित थे, कहीं ना कहीं जो है हाशिए पे धकेल दिए गए थे। राजनीतिक रूप में हाशिए पे धकेल देने की वजह से एक नया फ्रैक्शन जो है वोट बैंक का बना था और नीतीश कुमार ने उसी को साधा था। बिल्कुल, मैं ये भी समझना चाहूंगा राकेश भाई आपसे, राकेश भाई ये भी समझना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जब चल रहा, तो इस दरमियान मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट हम लाए हैं, इस पर चर्चा कर लीजिए। महत्वपूर्ण सेशन है, 4 दिन का सत्र था। समाजवादी पार्टी बोली ना, चंदा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़, इसके अलावा बोले दूसरा कुछ नहीं। बिल्कुल, मेरा मानना है सुनील बाबू कि जो मसला है, जो सकारात्मक बहस जब होनी चाहिए सदन में, जिससे मुद्दों पे चर्चा होगी, जनहित के मुद्दे उठेंगे, जनहित पे एक सकारात्मक पक्ष का भी आएगा, विपक्ष का भी आएगा, और उन विपक्ष और पक्ष के मुद्दों को जनहित में परिवर्तित करके जनहित को फायदा देने की जो बात जब आती है, तो विपक्ष जो है हमेशा इस तरह के मुद्दों को लेकर के हमेशा मीडिया का ध्यान खींचने के लिए जो इस तरह के पक्षों को लेकर के आता है। मेरा मानना है कि यह महज जो है जनता को धोखा देने की बात है, क्योंकि लाखों रुपए एक बैठक में खर्च होते हैं टैक्स पेयर के पैसे पे, जनता के पैसे पे, और उसमें सकारात्मक बहस की जो स्थिति होती है उसको दरकिनार कर दिया जाता है। अभी मैं 2 किताब सामने रखा हूं, एक सियासत की दास्तान है सुरेंद्र किशोर की, पद्मश्री। मैं इसमें तमाम कहानियों को देखता हूं कि जिस समय पीलू मोदी और जो आपको राम मनोहर लोहिया जैसे लोग जब संसद में बोलते थे, या मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूं, मेरे संस्करण, अनुग्रह नारायण सिंह ने जो लिखा है, इमरजेंसी से लेकर जेपी के आंदोलन तक के बहुत सारे जिक्र हैं, तमाम हमारी पुस्तकें हैं जिनमें जेपी आंदोलन से लेकर चौधरी चरण सिंह के किसान आंदोलन से लेकर और राकेश टिकैत, नरेश टिकैत साहब के किसान आंदोलन तक तमाम सारे चैप्टर हैं जो बताते हैं कि राजनीति समय समय पर किस तरह से करवट लेती है। राकेश जी, सब होने के बावजूद भी जो सदन में बातें उठनी चाहिए, जनहित के मुद्दे होने चाहिए, जो विमर्श होना चाहिए, और विमर्श के बाद एक मंथन के बाद, ज्ञान के एक मंथन के बाद, विमर्श के एक मंथन के बाद जो जनहित के मुद्दे सकारात्मक रूप से जनता के लिए जो कानून बनना चाहिए, जिस मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, उसको विपक्ष कहीं ना कहीं दरकिनार करके इस राजनीति के मुद्दों से जनता का ध्यान जो है अपनी ओर, मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है, जनता को जो अपने वर्ग विशेष को खुश करना चाहती है, जो कहीं ना कहीं नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देने वाला है। और इन चीजों पर विराम लगना चाहिए, क्योंकि जब आपका संसद सत्र चल रहा है तो विपक्ष की भूमिका सकारात्मक रूप से पक्ष को रख करके, अगर जो सरकार की कोई ऐसी नीति है
जो कि जन विरोधी है, तो उस पर आवाज उठा करके, आवाज बुलंद करके उसे पटरी पर लाने की होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और लेकिन विपक्ष वैसा करता नहीं। जाहिर तौर पर, और ऐसे में ये माना भी जाता है कि जब हमारे यहाँ का विधायक, हमारे यहाँ का सांसद जब सेशन में जा रहा है, सदन में जा रहा है, तो हमारे यहाँ की समस्याओं का जिक्र करेगा। प्रश्नकाल न लोकसभा में चला, न राज्यसभा में चला, न उत्तर प्रदेश विधानसभा में चला, कहीं नहीं चलने दिया गया और न चलने की स्थिति बनी। लगातार स्पीकरों की ओर से ये कहा गया, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्षों की ओर से कहा गया कि आप चर्चा करिए, आप आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, महत्वपूर्ण सेशन है और महत्वपूर्ण विधेयक हैं। लेकिन सिर्फ दो ही चीज़ थी। पहले जब वो सीजेपी वाला आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ा तो नया फिर मामला ये जो राम मंदिर वाला था, बोले अब यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसी से सारी ऊर्जा मिलेगी, इसी से वोट मिलेगा, इसी से 27 के चुनाव में जाएंगे, अब तो इसी लकीर पर रहेंगे। राम नाम की माला लिए हाथ में, संविधान की पुस्तक जेब में है और सब इसी से होगा अब जो भी है। लेकिन जनता बौरी नहीं है, जनता जानती है कि आप किस ओर जा रहे हैं और क्या कुछ राजनीति कर रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं राकेश भाई जिन पर सरकार की चूल्हें हिल सकती हैं, जो धरातल के मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं। लेकिन सिर्फ पिक एंड चूज की राजनीति। यहाँ जोड़ना चाहूंगा, पिक एंड चूज की राजनीति मेरा दिल्ली विधानसभा में अभी भ्रमण हुआ था, तो उस स्थिति में मैंने देखा कि लाइब्रेरी, जो समृद्ध लाइब्रेरी है, जिसमें हर तरह के मुद्दे और विमर्श पे अध्ययन करके जो पहले सांसद या प्रतिनिधि जो है जाते थे विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, अब वो पढ़ने की जो अध्ययन की प्रक्रिया है, जानने की प्रक्रिया है, शोध करने की प्रक्रिया, अपना पक्ष रखने की प्रक्रिया, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है। दिल्ली विधानसभा की लाइब्रेरी, मैंने देखा कि एक भी जनप्रतिनिधि वहां पढ़ते हुए नहीं दिखे। लाइब्रेरी इंतजार कर रहा है कि जनप्रतिनिधि आएंगे, मुद्दों को समझेंगे, अखबारों को पढ़ेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, पीछे के बहसों को देखेंगे, विमर्श को खड़ा करेंगे। वो दौर छूटता जा रहा है, नया दौर शुरू हो गया है। लाइक और फॉलोवर पर चिंता ज्यादा है। वहां कैसे अल्लवल्ल उल जुलूल बोल के लाइक और फॉलोवर मिल जाएगा, बस वो उससे काम चल जाएगा, चर्चित हो जाएंगे। टीवी की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं, मोबाइल है ना हाथ में, सबके पास बड़े बड़े मोबाइल में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, चाहे जहां से शुरू हो जाते हैं। तो यही सब चल रही है राजनीति। खैर, अगली बड़ी खबर का रुख करूंगा, झारखंड की खबर। झारखंड के राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन अब लगातार बड़ा होता जा रहा है। परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर छात्र कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यह सिर्फ आंदोलन तक सीमित, छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक समर्थन भी यहाँ पर जुटने लगा है। राकेश जी, हमने आंदोलन देखा, हमने जंतर मंतर भी देखा, और हम राजधानी जो झारखंड की है रांची, वहाँ का भी आंदोलन देख रहे हैं छात्रों का। न देश विरोधी गतिविधि, न देश विरोधी नारे, न भारत माता को गाली, न मुख्यमंत्री को गाली, न शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, कहीं कुछ फुहड़ता नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं। सिर्फ छात्रों ने एक बात कही कि हमें, हमारी 3 मांगे हैं, उन पर सरकार विचार करे। उसमें एक सीबीआई जांच की भी मांग है इस मामले में, पेपर में, वो तक नहीं सुनवाई हो रही। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि इस पे जो विपक्षी लोग प्रधानमंत्री आवास में कूच कर रहे थे, वो लोग, और जो कॉकरोच सदन में कूच कर रहे थे, सदन का गेट तोड़ के बोले आग लगा देंगे सदन में, वो लोग सब शांत, सब खाए पिए मजे में है, कोई नहीं बोल रहा। ऐसा क्यों राकेश भैया? देखिए, मसला क्या है सुनील जी, कि यह विद्रूपता है। विद्रूपता क्या है? समाज का द्वैध है कि जब एक जगह आप इसी मामले पे आंदोलन करते हैं तो संसद को जो है नेपाल बना देने तक की स्थिति की घोषणा करते हैं, और जब इन्हीं मुद्दों को लेकर के एक देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश, यद्यपि वह संसाधनों के मामले में देश का पोषण कर रहा है, लेकिन खुद वह प्रदेश गरीबी और कुपोषण के मामले में प्रथम स्थान पर है। वहां युवाओं के सपने बेचे जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। कहां है वह कॉकरोच जनता पार्टी? कहां गए उसके सारे प्रतिनिधि? कहां गए वो विपक्ष? क्यों नहीं इन बातों को जो आगे उठाते? क्यों नहीं छात्रों के साथ जो है जुड़ करके इस मांग को बुलंद करते हैं? छात्रों ने क्या गलती करी है? क्या छात्र नौकरियों या प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना उनके लिए गुनाह है? क्या वे अपने कैरियर को संवारने के लिए जो आगे बढ़ते हैं उसमें भी एक खलल और बाधा के रूप में जो प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले हैं, वह चरम पर है और उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं? तो आप जो है अब सपोर्ट करने की जरूरत है, समर्थन देने की जरूरत है। तो आपका समर्थन अब कहां है? जो समाज में राजनीतिज्ञों का, विपक्षी दलों का और जो कॉकरोच जैसे आंदोलन के जनकों का
या आंदोलन जीवियों का, जो प्रधानमंत्री कहते हैं जो आंदोलन जीवी है इस देश के, उनका पक्ष अब झारखंड में क्यों नहीं है? उस गरीब राज्य के गरीब विद्यार्थी जो अपने सपनों को बिकता हुआ दिख रहा है, सपनों को ढलता हुआ देख रहा है, उसमें आपका समर्थन नहीं होना इस बात को दिखाता है कि आप किसी खास वर्ग विशेष, खास मुद्दा विशेष, खास दल विशेष के प्रति जो है ऐसी स्थिति रखते हैं, जबकि यह मामला जनहित का है, विद्यार्थी हित का है, राज्य हित का है, युवाओं के हित का है और विकसित भारत 2047 के सपनों को साकार करने का है। वैसे में विपक्ष कहाँ है? मैं भी यह जानना चाहता हूं, कहाँ है कॉकरोच पार्टी के वे लोग जी? तमाम नेहा बोरा से लेकर के अभिजीत दीपके से लेकर के न जाने कौन कौन लोग थे जो कि जंतर मंतर पे मस्त दिव्य भोजन कर रहे थे और संसद तक कुछ करने की बात कर रहे थे। आखिर वो कहाँ है? क्या गरीब राज्य में पलना, टाइफाइड हो गया है, टाइफाइड हो गया है भैया, बताया गया। राकेश जी पूछा गया तो क्यों नहीं जा रहे? बोले टाइफाइड है, अभी नहीं, अभी मन नहीं है, टाइफाइड है, थोड़ी थकान भी है। बोले थोड़ी थकान दूर होगी, टाइफाइड ठीक होगा तब जाएंगे। मतलब मुद्दे क्या सेलेक्टिव होंगे क्या? यहाँ के युवा और वहां के युवा क्या सेलेक्टिव रूप से देखे जाएंगे क्या? क्या झारखंड गरीब राज्य है तो यहाँ के मुद्दों को उस तरह से दरकिनार किया जाएगा और भारत सरकार के पास के विपक्ष के जो मुद्दे थे उसको इस तरह से उभारा जाएगा? अगर इसी तरह की राजनीति है, इसी तरह टाइफाइड के मुद्दे थे या टाइफाइड के मुद्दे का बहाना लेकर के अगर इस तरह की राजनीति में सीधा प्रश्न चिन्ह यानी दो स्तर पर बांट करके देखने की जो कवायद होगी, तो यह कहीं ना कहीं युवाओं के साथ किया गया खिलवाड़ है, एक ठगी है, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने जंतर मंतर पे किया और झारखंड में युवाओं के सपनों के साथ जो ये कमोबेश स्थिति ऐसी हो गई राकेश भाई। दो घटनाएं हुई देश में बड़ी। एक हुई हाथरस में दलित बिटिया के साथ अत्याचार वाली मामला हुआ, उसमें राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से आग्रह किया गया कि आप लोग न जाइए, माहौल बिगड़ेगा, तनाव बढ़ेगा। वो लोग पैदल निकल लिए दिल्ली से नोएडा वाले रास्ते पर, बोले हम हाथरस पैदल जाएंगे, हम जाएंगे लेकिन वहाँ। और एक घटना घटी कलकत्ता में, मेडिकल कॉलेज में बिटिया के साथ जो ज्यादती हुई, जो दुराचार हुआ, उस पर जहाज से जाना था, वो भी ठीक नहीं लगा। बोले नहीं उधर नहीं, उधर दीदी अपनी है, उधर नहीं जाएंगे। समस्या ये यहाँ से खड़ी हो जाती है। फिर आपकी विचारधारा, आपकी मानसिकता पता लग जाती है कि क्या वो बिटिया नहीं थी क्या हाथरस वाले मामले में आपको सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज चाहिए था, इसलिए आपने हवा दी? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको सामान्य व्यक्ति भी, गांव देहात का व्यक्ति भी समझ रहा है राकेश भाई, कि जब आप दो घटनाओं पर आपके अलग अलग मत हो जाएं, आप एक और मुंह छुपा लें और दूसरी ओर कहें कि नहीं यही समय है, सही समय है, हम आवाज़ उठाएंगे, तब आप पर ये शंका और सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा क्यों? आप तो सर्व समाज की बात करते हो ना, आप तो राजनीति में सबके सामने जाते हो वोट के लिए, आप सबके वोट से फलते फूलते हो, फिर आप ये भेदभाव क्यों करते हो? ये पिक एंड चूज की राजनीति क्यों करते हो? तब जब आपको वोट नहीं मिलता, जब आप हारते हो, तब समझ में आता है कि वाकई में जनता ने आपको इसलिए नकारा क्योंकि आपने दोहरा रवैया अख्तियार किया। दो मुखौटे, दो चेहरे लगाकर आप घूमोगे, दो नाव में सैर करोगे तो आपके लिए घातक होगा, आप डूब जाओगे। यही राजनीति सिखाती है, यही राजनीति बताती है। विषय रखिए, सबके लिए समान रखिए, तब राजनीति में आपको शायद हो सकता है कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिले। नमस्कार, धन्यवाद राकेश भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार। समझेंगे हर सियासी चाल, टूटेगा झूठ का हर जाल, न शोर न बवाल,